मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered. दोस्तों, एक प्यारे से दिन की शुरुआत अगर अच्छी सी हो, इन्फॉर्मेशन से भरी हो तो सबको अच्छा लगता है और उस दिन आप बोल भी सकते हैं अपने फ्रेंड्स को कि आज हमने बहुत कुछ सीखा। ऐसा ही कुछ हम भी आपके लिए लेकर आते हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में। तो मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे बबीता। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की। तो दोस्तों, आपको क्या मालूम है कि हिंदुस्तान में बैंक की शुरुआत कब हुई? नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, हम है ना आपको बताने के लिए। हमारे देश में बैंकिंग की जो फाउंडेशन रखी गई वो साल था 1921 और उस पहले बैंक का नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आजादी के कई साल बाद तक इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही रहा। 30 अप्रैल 1955 यानी आज ही के दिन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया और आज ही के दिन इसे नेशनलाइज्ड बैंक का रुतबा भी हासिल हुआ। यानी कि एज एन इंडियन आपको ये जानकर फक्र होगा कि आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा और सबसे पुराना कमर्शियल बैंक कहलाता है। Born to be remembered. Born to be remembered. बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड सुन रहे हैं आप मेरे यानी बबीता के साथ। तो भाई, ये तो थी हमारे इतिहास की वो कथा जिसकी वजह से आज हम अपने पैसे को सेफ रखते हैं। लेकिन अब हम आपको एक व्यक्ति विशेष के बारे में बताएंगे जिसकी कल्पना ने हमें मनोरंजन का एक ऐसा साधन दिया जिसने जिंदगी के न सिर्फ हमें नए रंग दिखाए बल्कि हमारे सपनों की दुनिया को नया आकाश भी दिया। सिनेमा का पर्दा एक ऐसा जरिया बन के उभरा जिसने न सिर्फ समाज और जिंदगी को सिनेमा के पर्दे पर उकेरा बल्कि हमें खूब एंटरटेन भी किया। और इसमें जिस शख्स का हम सबसे पहले नाम ले सकते हैं उनका नाम है धुंधीराज गोविंद फाल्के, यानी हिंदी सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के। दोस्तों, उनको पितामह इसलिए कहते हैं क्योंकि हिंदी सिनेमा के वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फिल्म बनाने जैसा काम हिंदुस्तान में पहली बार किया था। उस समय के लिए दोस्तों ये किसी अजूबे से कम नहीं था। एक अजूबा जिसमें पर्दे पर इंसान चलते हैं, बात करते हैं, नृत्य करते हैं और लड़ते भी हैं। और ये सब हुआ 1913 में जब दादा साहब ने अपनी पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र को देश और दुनिया के सामने पेश किया। दोस्तों, यूं तो इस फिल्म में आवाज नहीं थी, लेकिन इस फिल्म ने लोगों को हैरान करके रख दिया। एक साइलेंट फिल्म होने के बावजूद इस फिल्म ने लोगों को बातें करने पर मजबूर कर दिया और उन्हें एक ऐसे मनोरंजन के साधन से रूबरू करवाया जो आज भी लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का सबसे बेहतरीन माध्यम है। और यही वजह है कि दादा साहब फाल्के के नाम पर भारतीय सरकार ने उनको सम्मानित करने के लिए 1969 में दादा साहेब फाल्के नाम से अवार्ड देने की घोषणा कर दी। जो हिंदी सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए आज फिल्म पर्सनालिटीज को दिया जाता है। फ्रेंड्स, इस महान फिल्म मेकर को फिल्मों की इंस्पिरेशन कहाँ से आई, ये क्यूरियोसिटी तो अब आप में भी हो रही होगी ना। तो फ्रेंड्स, दादा साहब फाल्के को पहली बार फिल्म बनाने की बात 1911 में अंग्रेजी फिल्म जीसस देखकर सूझी। I am Dhundiraj Govind Phalke from India. I want to make a motion picture. Can you help? और यहीं से उनका आकर्षण और पैशन दोनों फिल्म बनकर आगे सामने आया। अपने 19 साल के फिल्मी जीवन में दादा साहब ने करीब 95 मूवीज और 26 शॉर्ट फिल्म्स का डायरेक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोडक्शन किया। दोस्तों, दादा साहेब फाल्के का जन्म 30 अप्रैल 1870 में हुआ और उनके पिता
दाजी साहिब संस्कृत के प्रोफेसर थे, लेकिन दादा साहिब का इंटरेस्ट हमेशा से ही लिबरल आर्ट्स की तरफ ही रहा और इसीलिए 15 साल की उम्र में 1885 में उनको बॉम्बे के एक मशहूर आर्ट स्कूल में एडमिशन दिला दिया गया और फिर वहाँ से वो बड़ौदा शिफ्ट हो गए और यहीं से उन्होंने आर्किटेक्चर और फोटोग्राफी की पढ़ाई की और जल्दी ही पढ़ाई खत्म करके 1903 में उन्होंने आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में नौकरी कर ली। दोस्तों, ये नौकरी करते हुए उनका ध्यान फिल्मों की तरफ गया और 1909 में फिल्मों के बारे में जानने के शौकीन दादा साहिब जर्मनी चले गए। फ्रेंड्स, उनका फिल्मों की तरफ आकर्षण इस तरह बढ़ गया कि वापस लौटकर उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म द ग्रोथ ऑफ अ पी प्लांट निर्देशित की। शॉर्ट फिल्म्स को विकसित कर फीचर फिल्म बनाने की ललक उन्हें इंग्लैंड लेकर चली गई और वहाँ से उन्होंने फिल्म मेकिंग के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करनी शुरू कर दी। फिल्म इक्विपमेंट से लेकर रॉ फिल्म्स को इकट्ठा करके वो हिंदुस्तान आ गए। अप्रैल 21, 1913 को बॉम्बे के कोरोनेशन थिएटर में कुछ चुनिंदा लोगों के सामने इसका प्रदर्शन किया और यहीं से हिंदुस्तान में कमर्शियल सिनेमा का आगाज हुआ। अपने इस शौक को और बड़ा बनाने के लिए दादा साहिब ने उसके बाद एक फिल्म स्टूडियो की नींव रखी। उसके बाद तो जैसे उन्होंने फिल्मों की लाइन ही लगा दी और दोस्तों, उन्होंने एक के बाद एक करीब 95 फिल्में बनाई। यहाँ पर एक फिल्म जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे वो है 1913 में आई दादा साहिब की फिल्म भस्मासुर मोहिनी। इस फिल्म में पहली बार 2 नायिकाओं ने काम किया, जो कि इंडियन सिनेमा में एक नई पहल थी, क्योंकि उस दौर में औरतों का फिल्मों में काम करना एक अच्छे पेशे के तौर पर नहीं देखा जाता था। 1932 तक दादा साहेब फिल्मों में बहुत एक्टिव रहे, लेकिन टॉकीज के आते ही मानो उनका मन भर गया। शायद उन्हें साइलेंट मूवीज से बहुत लगाव था और इसी के साथ उनके फिल्मी जीवन का लगभग खात्मा हो गया। दादा साहेब ने अपनी आखिरी साइलेंट मूवी सेतु बंधन 1932 में प्रदर्शित की, जो दोबारा उसी साल साउंड डबिंग के साथ रिलीज हुई और फिर उसके बाद उन्होंने केवल एक टॉकीज निर्देशित की गंगा अवतरण और यहीं से उन्होंने डायरेक्शन को अलविदा कह दिया। 16 फरवरी 1944 को हमें फिल्मों से जोड़ने वाले इस महान कलाकार का देहांत हो गया। आज उनके जन्मदिवस पर हम इस महान निर्देशक को सलाम करते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और अब फिल्मों से आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं खेलों की दुनिया में। फ्रेंड्स, हिंदुस्तान में खेल खेल नहीं बल्कि एक जुनून है और आज जन्मदिन है इंडियन बैट्समैन रोहित शर्मा का। फ्रेंड्स, रणजी क्रिकेट में मुंबई से खेलने वाले इस राइट हैंडेड बैट्समैन का जन्म आज ही के दिन यानी 30 अप्रैल 1987 को नागपुर में हुआ। अपनी प्राइमरी की पढ़ाई बोरीवली मुंबई के आर लेडी ऑफ वॉलेंकिनी हाई स्कूल से खत्म करके वो स्कॉलरशिप लेकर स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल बोरीवली चले गए और यहीं क्रिकेट कोच दिनेश लैड की नजर रोहित पर एक समर कैंप के दौरान पड़ी और फिर क्या था, अपने स्कूल टूर्नामेंट में बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके उन्होंने मुंबई की अंडर 17 टीम में अपनी जगह बना ली। There used to be summer camp held here every exams. So I used to come here. I came for the selection. There was a line, big queue for batting selection. So I didn't went there. और उसी तरह से bowling के लिए भी लाइन थी, लेकिन वो कम थी, तो मैं वो सोचकर मैं वहाँ चला गया। मैं सिलेक्ट हो गया, बॉलिंग एज अ बॉलर सिलेक्ट हो गया। फिर मैंने पूरी क्रिकेट यहाँ पर खेली एज ऑफ स्पिनर। फिर बाद में मेरे कोच थे जो दिनेश लाड, उन्होंने मुझे यहाँ पर देखा खेलते हुए और उन्होंने फिर मुझे अप्रोच किया कि आप हमारे स्कूल से आके खेलो। तो मैं उनके स्कूल में एडमिशन लिया, फिर स्कूल क्रिकेट खेली। फिर जैसे जैसे स्कूल क्रिकेट खेल रहा था मैं आई प्रोग्रेस इनटू बैट्समैन अ लॉट। देन आई यूज्ड टू बैट अ लॉट। मगर रोहित के क्रिकेट करियर में जो एक मील का पत्थर साबित हुआ वो था श्रीलंका में खेला गया 2006 अंडर 19 वर्ल्ड कप, जिसमें रोहित ने अपनी बल्लेबाजी से न सिर्फ सबको आकर्षित किया बल्कि वो उन बल्लेबाजों में से थे जिन्होंने टूर्नामेंट में अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से खूब रन बटोरे। That's in the air and will clear long off. Good strike by Rohit Sharma.
फिर क्या था, दक्षिण अफ्रीका में खेले गए 2007 आईसीसी वर्ल्ड 2020 के एक मैच में उन्होंने मैच जिताऊ पारी खेलकर सबका मन जीत लिया। 20 सितंबर 2007 को दक्षिण अफ्रीका से खेले गए मैच में रोहित ने ताबड़तोड़ 40 गेंदों में 50 रन की नाबाद पारी खेलकर भारत को जीत दिला दी। उस मैच में रोहित मैन ऑफ द मैच बने। आपको याद दिला दें कि भारत ने वो पहला 2007 आईसीसी वर्ल्ड 2020 फाइनल जीतकर इतिहास बनाया था। फाइनल में पाकिस्तान के अगेंस्ट भी रोहित ने 16 गेंदों में 30 रन की पारी खेलकर भारत के वर्ल्ड कप जीतने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। 2007 में ही रोहित ने जयपुर में पाकिस्तान के खिलाफ एक दिवसीय मैच में अपना पहला अर्धशतक बनाया और इसी कारण उन्हें ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाली भारतीय एक दिवसीय टीम में जगह मिल गई। ऑस्ट्रेलिया में खेली गई सीबी सीरीज में भी रोहित के बल्ले का जादू जमकर चला। वेल, बेस्ट ऑफ लक रोहित एंड हैप्पी बर्थडे टू यू। फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और अभी हमने क्रिकेट की बात की, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी से रूबरू करवाएंगे जिसके नृत्य की चर्चा हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी खूब होती है। यस फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं पद्म विभूषण से सम्मानित क्लासिकल डांसर सोनल मान सिंह की, जिन्होंने अपने नृत्य से भारत का नाम हर जगह रोशन किया है। वैसे तो सोनल इंडियन क्लासिकल डांस के सभी स्टाइल में माहिर हैं, मगर ओडिसी और भरतनाट्यम में उनका कोई मुकाबला नहीं है और साथ ही साथ कुचिपुड़ी और छाऊ में भी उनकी एक अलग पहचान है। दोस्तों, सोनल का जन्म हुआ 30 अप्रैल 1944 को मुंबई में और सोनल का डांसिंग करियर 1961 में बेंगलोर के राज भवन से शुरू हुआ और उसी साल उन्होंने डांस को एज अ प्रोफेशन चुनने का फैसला किया। जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देने के साथ साथ सोनल मानसिंह ने डांस को बढ़ावा देने के लिए 1977 में दिल्ली में सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस यानी CICD की स्थापना की। दोस्तों, CICD से आज तक कई बेहतरीन डांसर्स को इंडियन क्लासिकल डांस में ट्रेन किया जाता है और उन्हें हिंदुस्तानी सभ्यता, डांस, म्यूजिक, योगा, संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। फ्रेंड्स, अपने करियर के इतने सालों में उन्हें देश विदेश में कई सारे सम्मान दिए गए, जिनमें 1992 में पद्म भूषण, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 2006 में कालिदास सम्मान दिया गया। फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं सोनल मानसिंह की और उनके 40 साल के करियर को सम्मानित करने के लिए 2002 में मशहूर निर्देशक प्रकाश झा ने उन पर सोनल नाम से एक डॉक्यूमेंट्री निर्देशित की, जिसे नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट नॉन फीचर फिल्म फॉर द ईयर से सम्मानित किया गया। और आज इस महान शख्सियत के जन्मदिन पर बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड में इन्हें हम सलाम करते हैं। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड। तो अब आपको डांस के मंच से लिए चलते हैं नंबर्स की दुनिया में, क्योंकि जिसका जिक्र अब हम करने जा रहे हैं वो न तो मनोरंजन की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं और न ही उनका खेलों से कोई रिश्ता है, मगर खेलते तो वो भी थे, लेकिन बॉल से नहीं बल्कि नंबर से। हाँ फ्रेंड्स, आज जिनका जन्मदिन है वो है जोहान कार्ल फ्रेडरिक गॉस, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने बचपन में ही ये जता दिया कि आगे चलकर वो इन नंबरों के खेल को सरल और सीधा बना देंगे। और इसका उदाहरण उन्होंने छोटी सी उम्र में तब दिखा दिया जब उनकी टीचर ने पूरी क्लास से 1 से 100 के बीच होल नंबर्स को जोड़ने के लिए कह दिया। और फिर पहली बार क्लास में टीचर ने ये रियलाइज किया कि पेयर वाइज जोड़ यानी एडिशन का सम हमेशा एक ही होगा। इसका सीधा और सरल उदाहरण गॉस ने दिया जब उन्होंने 1 + 100 = 101 और 2 + 99 = 101 करके दिखाया। दोस्तों, 1 से 100 के नंबर्स को एक तरफ से असेंडिंग और दूसरी तरफ से डिसेंडिंग ऑर्डर में जोड़ने से योग हमेशा एक ही होगा, 101। यकीन नहीं हो रहा ना? तो खुद कर देख लीजिए।
यही बच्चा आगे चलकर एक लेजेंडरी मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर और फिजिसिस्ट बना, जिन्हें आज भी हम द प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियंस के नाम से जानते हैं। 30 अप्रैल 1777 को जन्मे गॉस को स्कूल से निकलते ही स्कॉलरशिप मिल गई और कॉलेज पहुंचते ही उन्होंने अकेले कई थ्योरम्स दिए। और दोस्तों, जो सबसे पाथ ब्रेकिंग खोज थी वो 1796 में सामने आई, जब उन्होंने ये दिखाया कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन जिसके ऑड फैक्टर्स एक अलग फॉर्मेट प्राइम्स हो, उन्हें बहुत ही आसानी से कंपास और रूलर के जरिए बनाया जा सकता है। और यही वो वजह थी कि गॉस ने उसी दौरान ये तमन्ना जता दी कि उनके टूम्बस्टोन पर रेगुलर 17 गॉन लिखा जाए। फ्रेंड्स, गॉस वो पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अलजेब्रा फंडामेंटल को प्रूव किया। 1801 में गॉस ने एक किताब लिखी। इसी किताब में उन्होंने मॉड्यूलर अर्थमेटिक और द लॉ ऑफ क्वाड्रेटिक रेसिप्रोसिटी का भी जिक्र किया है। Math is a wonderful thing. Math is a really cool thing. So get off your act, let's do some math. Math, 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 math. दोस्तों, आप सुन रहे हैं बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड और हम बात कर रहे हैं जोहान कार्ल गॉस की। उनके इस रिसर्च और काम को देखकर ही उन्हें ड्यूक ऑफ ब्रुंसविक ने स्टाइपेंड देने का फैसला किया, जिसे लेने से गॉस ने मना कर दिया। उनके हिसाब से मैथमेटिक्स अपने आप में इतना बड़ा है कि उसका कोई मोल ही नहीं लगा सकता। मैथमेटिक्स की दुनिया में छाने के बाद उनका झुकाव एस्ट्रोनॉमी की ओर चला गया और 1807 में उन्हें गोटिंगन के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी में प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोनॉमी अपॉइंट किया गया। और फिर 2 साल बाद ही 1809 में गॉस ने मोशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में एक पेपर पब्लिश किया। दोस्तों, काफी लंबे समय तक गॉस एस्ट्रोनॉमी के विभिन्न पहलुओं पर काम करते रहे और ये उन्हीं की देन है कि गॉसियन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आज भी साइंस प्रोसीजर्स में यूज किया जाता है ताकि मेजरमेंट एरर्स को रिड्यूस किया जा सके। तो दोस्तों, नंबरों की दुनिया के इस जादूगर को हमारी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बबीता जैन। एक ऐसी पर्सनैलिटी की बात करते हैं जिन्होंने अपनी कला के बूते पर कई सारे सम्मान जीते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं फिल्म डायरेक्टर लार्स वॉन ट्रेयर की। 30 अप्रैल 1956 को डेनमार्क में जन्मे लार्स वॉन ट्रेयर को थियोडोर ड्रेयर के बाद डैनिश सिनेमा का सबसे टैलेंटेड डायरेक्टर माना जाता है। डैनिश फिल्म स्कूल से पढ़ाई पूरी करके निकले वॉन ट्रेयर ने अपनी पहली फिल्म द एलिमेंट ऑफ क्राइम से ही साबित कर दिया कि वो आगे आने वाले टाइम में अपने निर्देशन से दुनिया का मन मोहने वाले हैं। और हुआ भी ऐसा ही, जब 1983 में डैनिश फिल्म स्कूल में रहते हुए उन्होंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म इमेजेस ऑफ अ रिलीफ निर्देशित की, जिसको अगले साल म्यूनिक फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, उसके बाद उन्होंने अपनी पहली फुल लेंथ मूवी डायरेक्ट की, जिसका नाम था द एलिमेंट ऑफ क्राइम। इस फिल्म की खास बात ये थी कि इसमें इन्होंने एक अलग तरह से अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत किया। येलो टिंटेड एंड पोस्ट मॉडर्न फिल्म विद अ साइकोलॉजिकल थीम, जिसके लिए उन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल में टेक्निकल ग्रैंड प्राइज से नवाजा गया। अपनी पहली फिल्म से दुनिया की नजरों में आने वाले वॉन ट्रेयर ने उसके बाद 1987 में एपिडेमिक रिलीज की और उसके 4 साल बाद आई यूरोपा, जो एक महत्वपूर्ण विषय पर बनी थी। ये फिल्म पोस्ट एपोकलिप्टिकल फिल्म बनाने का एक अलग उदाहरण है, जिसमें वायर्ड हिप्नोटिक आर्किटेक्चर और मुख्य रूप से इंसानी मॉरल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्यार को बहुत ही डीपनेस से फिल्माया गया। इसके लिए उन्हें कांस फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी प्राइज, टेक्निकल ग्रैंड प्राइज, बेस्ट आर्टिस्टिक कंट्रीब्यूशन जैसे अवार्ड से नवाजा गया। 1996 में फीमेल सेक्स के ऊपर बनी उनकी फिल्म ब्रेकिंग द वेव्स को कांस फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी प्राइज से सम्मानित किया गया था। ये वॉन ट्रेयर की पहली फिल्म थी, जो कि एक ट्रिलॉजी थी,
दोस्तों, एक बात ये जरूर मान ली गई कि ब्रेकिंग द वेव्स दुनिया की सबसे ज्यादा इमोशनल मोशन फिल्म है, जिसको देखने के बाद कोई भी आंख ऐसी नहीं थी जो भीगी ना हो। और इसी इमोशनल सफर को वॉन ट्रेयर अपनी अगली फिल्म में और आगे ले गए, जब उन्होंने 2000 में डांसर इन द डार्क प्रदर्शित की। ये फिल्म एक माँ के बलिदान की एक ऐसी कहानी है जो अपनी बच्ची को आंखों की उस बीमारी से बचाने की कोशिश में लग जाती है जिससे वो खुद पीड़ित होती है, और इसके लिए उसको अपनी आंखों को ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इसी फिल्म के लिए वॉन ट्रेयर को 2000 में कांस फिल्म फेस्टिवल में पाम डियोर से सम्मानित किया गया, और ये उनकी फिल्मों का ही नतीजा है कि वॉन ट्रेयर को डेनमार्क का बच्चा बच्चा जानता है। तो दोस्तों, आज इनके जन्मदिन पर बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की ओर से हम वॉन ट्रेयर को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थे आज हमारे प्रोग्राम के कुछ महत्वपूर्ण लोग जिनके बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। अब वक्त आ गया है आपसे इजाजत लेने का। अपनी दोस्त बबीता जैन को अब दीजिए इजाजत। कल फिर एक अच्छे से सफर के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। Born to be remembered, born to be remembered। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह,